नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो चुका है, लेकिन भारत इस ट्रॉफी को जीतने के लिए आज बांग्लादेश के खिलाफ टूर्नामेंट में अपना आगाज करने जा रहा है। ये ग्रुप ए का पहला मैच भी होगा और इस ग्रुप में भारत 3 मैचेस खेलेगी। पहला मैच आज बांग्लादेश से है, तो दूसरा मैच फिर पाकिस्तान से होगा और तीसरा मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के साथ खेलने को देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं, तो इस समय बांग्लादेश की टीम कम नहीं आकी जा सकती। आज कौन किस पर भारी करेगा, इस पर जरूर चर्चा करेंगे। दुबई की पिच आज किसे मदद करेगा और किसे नहीं, क्या हो सकता है, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या है, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। टॉप 8 वनडे क्रिकेट टीमों के बीच शुरू हो चुकी मिनी वनडे वर्ल्ड कप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब भारतीय क्रिकेट टीम चुनौती देने के लिए तैयार है। भारतीय टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करेगी। रोहित शर्मा और नजमुल हुसैन शांतो कप्तानों के रूप में एक दूसरे का सामना करेंगे। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले का भारतीय फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला जीतकर इस टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम भी पूरे जोश के साथ मैदान में उतरने के लिए बेताब है। भारत और बांग्लादेश के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो अब तक दोनों टीमों ने कुल 41 वनडे मुकाबले खेले हैं। भारत ने 32 मैचों में जीत हासिल की है, बांग्लादेश ने केवल 8 मैचों में जीत हासिल की है। दोनों के बीच एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में दोनों टीमों के बीच एक ही मुकाबला हुआ है। वो मैच 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था। उस दौरान टूर्नामेंट का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। भारत बांग्लादेश की भिड़ंत बर्मिंघम में हुई थी। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने 123 रनों की पारी खेली थी। विराट कोहली ने नाबाद 96 रन बनाए थे। भारत ने उस मुकाबले को आसानी से जीत लिया था। ये तो पुराने आंकड़े हैं, लेकिन अभी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश की टीम भी काफी मजबूत नजर आ रही है। बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफ़िकुर रहमान जो काफी अनुभवी हैं और टीम को बेहतरीन दिशा की ओर ले जा सकते हैं। वहीं बांग्लादेश के कप्तान शांतो, इन दोनों काफी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। बांग्लादेश के ऑलराउंडर महमदुल्लाह अपनी आक्रमण बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और आखिरी ओवरों टीम के लिए तेजी से रन बना सकते हैं। टीम के ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज इन दिनों गेंदबाजों के साथ बल्लेबाजी से कहर मचा रहे हैं। टीम में मुस्तफिजुर रहमान के साथ साथ रिशाद हुसैन और नसूम अहमद जैसे बेहतरीन गेंदबाज मौजूद हैं। वहीं अगर भारत और बांग्लादेश मैच की पिच के बारे में बात करें तो दुबई की विकेट वनडे क्रिकेट में काफी अलग है। ये पिच अब तक बल्लेबाजों के लिए काफी फायदेमंद रही है। यहाँ का सर्वाधिक वनडे स्कोर 355 रन है, जो इंग्लैंड के नाम दर्ज है। इस पिच पर गेंदबाजों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी और वे शुरुआती विकेट निकाल सकते हैं। स्पिन गेंदबाजी विभाग का जिम्मा अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और अनुभवी रविंद्र जडेजा के हाथों में होगा। तीनों स्पिनरों की तिकड़ी किसी भी टीम के बल्लेबाजों को रोकने में बेहद कारगर साबित हो सकती है। हालांकि दुबई की पिचों को देखते हुए 3 स्पिनरों की जगह 2 स्पिनर को भी खिलाया जा सकता है। ऐसे में मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह के अलावा हर्षित राणा की भी प्लेइंग 11 में एंट्री हो सकती है। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मुकाबले के हिसाब से भारतीय टीम का पलड़ा भारी है, लेकिन बांग्लादेश की टीम पिछले कुछ समय से काफी बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रही है। ये टीम इस मुकाबले में कुछ उलटफेर करने की ताकत रखती है, इसलिए भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ बेहतर रणनीति के साथ मैदान पर उतरना होगा। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी।
चलिए दुबई के पिच पर महाग मुकाबला, बांग्लादेश टीम ने टॉस जीत लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। बैटिंग फर्स्ट का फैसला लिया है। नाजमुल हुसैन शांतो का अपने फैसले को लेकर बयान भी आया कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रन बने ताकि जो प्लेयर्स हैं वो काफी कॉन्फिडेंट रहे अपने बॉलिंग अटैक को लेकर। वही टॉस के बाद रोहित शर्मा ने कहा कि वो वैसे भी फील्डिंग ही चुनना चाहते थे पहले। खैर देखना काफी दिलचस्प होगा, कुछ ही देर में मुकाबला जो है वो शुरू होने वाला है और टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि बांग्लादेश की बैट्समैन जो है किस तरह से इंडियन बॉलर्स का सामना करते हैं। चलिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट राजीव रिसोडकर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत राजीव जी आपका। तो जैसा कि अभी आपने भी सुना होगा कि टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले जो है बैटिंग करने का फैसला लिया है। किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि पिच ये कह रही है कि बाद के समय में पिच थोड़ी स्लो हो सकती है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पिनर्स को फायदा मिल सकता है। तो क्या लगता है, रोहित शर्मा ये कह रहे हैं कि वो अगर वो भी पहले फील्डिंग चुनते तो ये रणनीति क्या है? मुझे नहीं लगता कि टॉस से इतना फर्क पड़ेगा यहाँ पे। हालांकि जैसे जो टर्निंग ट्रैक पे ये कहा जाता है कि पहले बैटिंग कर लेना ज्यादा अच्छा रहता है, रन्स ऑन द बोर्ड हमेशा मदद करते हैं। लेकिन भारतीय टीम जो है हमेशा चेस करना पसंद करती है और भारत ये उम्मीद करेगा कि चेस करने वाला जो टोटल है वो 250 के आसपास ही हो। हाँ, 300 रन अगर बांग्लादेश बना लेता है तो जरूर भारत के लिए मुश्किल होगी, लेकिन 250 तक आराम से चेस होना चाहिए क्योंकि बैटिंग हमारी अच्छी है और जो नई रणनीति से अटैकिंग गेम खेलते हैं उसमें हम बांग्लादेश पे शायद भारी पड़ेंगे। जी राजीव जी, लेकिन बड़ा दिलचस्प है देखना, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडियन अगर बॉलिंग लाइनअप को अगर हम गौर करें तो 2 पेसर्स लेके हम चल रहे हैं, लेकिन उसमें अगर ऑलराउंडर्स को जोड़ ले तो हमारे पास स्पिनर्स की संख्या ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हम दुबई की पिच पर, क्योंकि सारे मैच इंडिया के दुबई में ही होंगे, हम स्पिनर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ हम बांग्लादेश की टीम को देखें तो हाल ही में उनके जो पेस अटैक है उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां देखने को मिली है, थोड़ी बेहतरी आई है और नाज़मुल शांतो का बयान भी आया है कि वी आर रिलाइंग ऑन आवर पेसर्स। तो क्या लगता है ये जो दोनों टीमों का बॉलिंग अटैक है वो काफ़ी डाइवर्स है एक दूसरे से, तो क्या लगता है कि इंडियन बैट्समैन जब फेस करेंगे इस बार बांग्लादेशी बॉलर्स को तो एक इम्पैक्ट होगा उस तरह का? नहीं, इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होगा। और देखिए जो जिसकी स्ट्रेंथ है अभी बांग्लादेश के साथ समस्या है कि शाकिब की अनुपस्थिति में उनके पास वैसे स्पिनर्स है नहीं जो भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सके। और उनकी तेज गेंदबाज जो है वो जो इतिहास देखा जाए तो वो हमेशा भारत के खिलाफ कुछ अच्छा ही करते हैं। तो और भारत ने तो जब टीम का चयन किया था तभी 5 स्पिनर लेके जता दिया था कि उन्हें पता है कि टर्निंग कंडीशंस होने वाली है और हम स्पिनर पे ही रिलाय करेंगे। अभी वरुण चक्रवर्ती बाहर बैठे हुए हैं और हमें पता है कि टर्निंग ट्रैक होंगे और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वहां पे दुबई में तो पिच को तैयार करना बहुत मुश्किल होगा, मॉइस्चर ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। तो हमारी टीम मुझे लगता है कि ज्यादा जो स्पर्धा का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से हमारी टीम चुनी गई है और निश्चित तौर पे सभी टीमें चाहेंगे कि भारत जैसा स्पिन अटैक उनके पास हो। और इवन आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड ने भी कल स्पिनर्स पे रिलाई किया, उनके स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की। तो स्पिनर्स पे भरोसा करना कोई गलत बात नहीं है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो भी टीमें हैं यहाँ तक कि जो पाकिस्तान में भी खेल रही है वो भी समझ जाएंगी कि यहाँ पे स्पिन ही कुछ कर सकती है। निश्चित रूप से। चलिए इस वक्त की इंपॉर्टेंट अपडेट बता देते हैं। प्लेइंग 11 जो है घोषित हो चुकी है दोनों ही टीमों की। इंडियन प्लेइंग 11 जैसा कि एंटिसिपेट किया जा रहा था, कुछ खास तब्दीलियां नहीं की गई है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव। दिलचस्प बात यह हर्षित राणा को लिया गया है। कहीं ना कहीं थोड़ा सवाल बना हुआ था कि हर्षित राणा को लेंगे या नहीं लेंगे, तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हर्षित राणा की हाल फिलहाल मैंने देखी कि शानदार परफॉर्मेंस रही है। कहीं ना कहीं टीम ने इस बात को लेकर उन पर भरोसा जताया है। बड़ी अपडेट आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। 11 प्लेयर्स में हर्षित राणा और मोहम्मद शमी, ये दोनों पेस अटैक पे दूसरे एंड से बांग्लादेशी बैट्समैन जो इनका सामना करना
पड़ेगा इन बॉलर्स का। चलिए हमारे साथ राजीव जी लगातार बने। राजीव जी क्या कहेंगे? हर्षित राणा को लेकर कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद उन्हें ले लिया जाएगा, लेकिन हर्षित राणा को प्रेफर किया है। हाल फिलहाल में उनकी परफॉर्मेंस भी काफी शानदार रही है। मोहम्मद शमी की भी काफी समय के बाद कह सकते हैं टीम में वापसी हुई है ओडीआई के लिए। किस तरह से देखते हैं इस बॉलिंग अटैक को? उसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है और उन पर भी टीम काफी ज्यादा रिलाय करती है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जहां तक चयन की बात है वो गौतम गंभीर के विचारों को ज्यादा महत्व मिला है। यहाँ तक कि ऐसा सुना गया था कि चयनकर्ता चाहते थे कि ऋषभ पंत को मौका मिले, लेकिन केएल राहुल को दिया गया है। और उसी तरह हर्षित राणा भी गौतम गंभीर के एक चहेते हैं। गौतम गंभीर ने उन्हें दिल्ली में देखा है और वो उन्हें लेकर आए हैं। केकेआर से भी हर्षित राणा खेलते रहे हैं, तो हर्षित राणा निश्चित तौर पे उनके पास पेस तो है और वो भविष्य के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा चयन है, क्योंकि अभी बुमराह अनफिट है और शामी का फिटनेस थोड़ा सा 50-50 ही कह सकते हैं हम। तो अगर हम हर्षित को खिला रहे हैं तो वो गलत नहीं है। और अर्शदीप जो है वो एक चॉइस हो सकते थे, लेकिन अभी हर्षित के साथ गए। मेरे ख्याल से शामी और अर्शदीप जो है वो रोटेट हो। जी, हर्षदीप की लेकर चल रहा था कि ओपनिंग अटैक में शायद इंडियन टीम प्रेफर करेगी। खैर मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हम देखते रहे कि पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान काफी ज्यादा हम देखते थे कि एक तरह का ऑब्सेशन था इस तरह के मैचेस को लेकर, लेकिन देखते देखते हमने देखा कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच भी इस हद तक रोमांचक हो चले हैं आजकल कि बांग्लादेश वो टीम है जो कभी कभी इंग्लैंड को भी हरा देती है और ये वही टीम है जो वेस्ट इंडीज से भी ओडीआई सीरीज हार जाती है। इस तरह की बांग्लादेश अनप्रिडिक्टेबल रही है। आज जो मैच होने जा रहा है उसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है। हम देखते हैं कि पिछले वर्ल्ड कप में देखें अफगानिस्तान ने जिस प्रकार से जॉइंट किलर साबित हुई थी, कई सारी बड़ी टीमों को उन्होंने हराया और एक मैच में अगर दोहरा शतक नहीं मारते ग्लेन मैक्सवेल तो शायद ऑस्ट्रेलिया वो वर्ल्ड कप जीत ही नहीं पाती थी। तो मैच किसी एक दिन में कोई एक बल्लेबाज कोई एक गेंदबाज पूरा मैच बदल देता है। लेकिन जहाँ तक भारत बांग्लादेश की पिछले 5 मैचों हमने देखा कि 3 में बांग्लादेश को जीत मिली है और अगर ओवरऑल हम देखें तो 32 मैचों में भारत जीता और 8 में बांग्लादेश हमारे साथ जीता। कुछ मैच टाई हुए हैं। ऐसे पलड़ा भारी दिखता है। और जो आपने कहा कि आप देखिए कि जो वरुण चक्रवर्ती को बाहर रहा और हर्षित राणा, क्योंकि वो उभरते सितारे हैं, पेस है उनके पास, विविधता है और वो इकलौते ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपने पहले ही मैच में 3-3 विकेट लिए हैं। तो इसके बाद अगर उनको चांस नहीं मिलता है तो इनके साथ ज्यादती होगी। और जहाँ तक अर्शदीप की बात है, T20 में उन्होंने बहुत अच्छा अपने आप को साबित किया, लेकिन वनडे में उनको साबित करना बाकी है। और जिस प्रकार के अभी जो वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दिखाया था शमी ने, फिटनेस के कारण लंबे समय बाहर हैं, लोटे हैं, तो उनको रिदम पकड़ने में 1-2 मैच लगेंगे। तो मुझे लगता है आज के मैच में इसलिए रिस्ट स्पिनर कुलदीप को खिलाया है। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हो गए, अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, अजय जडेजा हैं। तो कुल मिलाकर पलड़ा भारत का भारी दिखता है। और जहाँ तक चेस करने की बात है तो इंग्लैंड के खिलाफ जिस प्रकार से केएल राहुल ने अपना फॉर्म हासिल किया है, विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी की है, इसके साथ ही केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर है, तो मुझे लगता है कि जो भारत के टॉप ऑर्डर के 4-5 बल्लेबाज हैं उनके सामने अगले 1-2 मौके में इतना अच्छा मौका रहेगा कि वो अपनी जो खोई हुई लय है उसको, उस मोमेंटम को बरकरार रखें। क्योंकि ये ऐसे मैच है कि आपका ज्यादा मैच है नहीं और टफ मामला है, क्योंकि कई सारी बड़ी टीमें इस वाले जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है जिसमें कई सारी बड़ी टीमें बाहर हैं, तो ये मामला मुकाबला किसी के लिए भी ना आसान नहीं हो सकता। लेकिन जिस प्रकार से बांग्लादेश में आज बल्लेबाजी का फैसला हुआ, तो कई बार होता है कि आपको लगता जरूर है लेकिन वो फैसला गलत भी साबित होता है। हमने कल पाकिस्तान के मैच में देखा था कि उन्होंने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करने गए, शुरुआत में अच्छे उन्होंने किया लेकिन 300 से ज्यादा रन बोर्ड पे थे और उसके बाद से जिस प्रकार की उनको मोमेंटम चाहिए था, लेकिन पहले 10 ओवर और 22 रन पे 2 विकेट गवा दिए और फिर टीम कभी मुकाबले में आ ही नहीं पाई थी। तो मुझे लगता है भारत ने उस मैच से सबक लिया होगा और हो सकता है बांग्लादेश ने भी उस मैच से सबक लिया हो, तो निश्चित रूप से मुकाबला आज कांटे का हो सकता है। कशिश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट। कशिश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला लिया है और दिलचस्प बात यह है कि इस बार बांग्लादेश की टीम में जो सीनियर कुछ प्लेयर्स है, लिटन दास और शकीब अल हसन, वो खेल नहीं रहे हैं। मिडिल ऑर्डर के ये प्रोमिनेंट बैट्समैन रहे हैं और अच्छी शुरुआत देने में माने जाते हैं, लिटन दास माहिर रहे हैं, लेकिन ये प्लेयर्स खेल नहीं रहे हैं और स्टैट्स ये बताते हैं कि सबसे खराब मिडिल ऑर्डर का एवरेज रहा है बांग्लादेश के
बैट्समैन का। तो कशिश जी, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप ओपनिंग में अगर 2-1 विकेट चटका देती है तो कहीं ना कहीं भारी दबाव में आ जाएगी बाकी के 50 ओवर तक बैटिंग सस्टेन करने में बांग्लादेश। जी बिल्कुल अभिषेक जी, जैसा कि आपने बोला, जो बांग्लादेश का मध्य क्रम का बल्लेबाजी क्रम है उनका, वो बहुत ही कम अनुभव है उनके पास एज कम्पेयर टू, अगर हम भारतीय टीम से उसकी तुलना करें तो भारतीय टीम के पास बॉलिंग में भी काफी अनुभव है और बल्लेबाजी में भी। लेकिन हम जैसा आजकल देख रहे हैं, हर टीम युवाओं को ज्यादा जो है मौका दे रही है अपनी टीम में, और ऐसा ही कुछ बांग्लादेश ने करा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सीनियर्स को उन टीम में रखना चाहिए था, एक मिक्स कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। और इंडिया टीम का जहां तक सवाल है, तो निश्चित रूप से चाहे आप तेज गति के गेंदबाजों की बात करें, चाहे स्पिनर्स की बात करें, तो इंडिया में दोनों क्वालिटी गेंदबाज हैं, स्पिनर्स भी और तेज गति के गेंदबाज भी। तो मुझे लगता है कि इंडियन बॉलर जल्दी बांग्लादेश की टीम को समेटेंगे। कशिश जी, क्या लगता है क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को तो हमने देखा है कि वो टेस्ट मैच भी ऐसा खेल रहे होते हैं कि शायद वनडे T20 मैच चल रहा है। हाल फिलहाल में जिस तरह की बैटिंग हमने देखी कि बहुत कम समय में बहुत तेजी से स्कोर कर जाते हैं, हालांकि कभी कभी उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, बट एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस इंडियन बैट्समैन में देखने को मिल रहा है। अब बांग्लादेश भी यही करेगी या बांग्लादेश सोचेगी कि नहीं पहले थोड़ा खेल लेते हैं, उसके बाद अगर लगा कि अच्छी बैटिंग जारी है तो फिर आगे कोशिश करेंगे? देखिए, जिस तरह का बल्लेबाजी क्रम हमने भारत का देखा है, वो दो चीजों से आता है। एक तो काबिलियत जो भारतीय बल्लेबाजों की है, उसके बाद मैनेजमेंट और कप्तान का भरोसा प्लेयर्स पे कि आप परफॉर्म करिए, फ्रीडम से खेलिए, हम यहाँ आपको बैक करने के लिए हैं। वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक दबाव उनके ऊपर जरूर होगा कि भारतीय टीम जैसी टीम के खिलाफ वो मैच खेल रहे हैं, उसके बाद जो है इतना अच्छा जो भारत का बॉलिंग अटैक है वो भी काफी अच्छा है, तो दबाव बांग्लादेश के ऊपर जरूर रहेगा। और जैसा इस दुबई का अभी तक का रिकॉर्ड देखा गया है, तो वहां पर जो चेजिंग टीम है उसको फायदा होता है, जो रन लक्ष्य का पीछा कर रही है। तो बांग्लादेश ने निश्चित रूप से टॉस जीतकर इसलिए बल्लेबाजी करी है क्योंकि वो खुद उतना कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो मेरे ख्याल से वो शायद स्कोरबोर्ड पे एक लक्ष्य सेट करना चाहते हैं और फिर देखते हैं कि मैच आगे कैसे जाता है और उसको हम डिफेंड करें। शायद यही रणनीति के साथ बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी चुनी। निश्चित रूप से मतलब देखना होगा, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर को माइंडसेट में लेके चलेगा। अगर अच्छा स्कोर बन गया तो कहीं ना कहीं सामने वाली जो टीम मजबूत है उस पर थोड़ा बहुत दबाव बना पाएंगे। खैर राजीव जी, हम बात कर रहे थे कि हर्षित राणा का चुनाव क्यों हुआ, शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि बांग्लादेश ने अभी तक हर्षित का जो है सामना किया नहीं है। हमारी जो पूरी बॉलिंग अटैक है उसमें जितने भी बॉलर्स है सारे सीनियर्स हैं, तो क्या ये मान सकते हैं कि हर्षित राणा पर डेथ ओवर में और ओपनिंग ओवर्स में इंडियन टीम रिलाई कर सकती है? मुझे नहीं लगता कि वो हर्षित राणा हमारा मुख्य अस्त्र है। वो हर्षित राणा को उनकी पेस की वजह से लिया गया है कि कंसिस्टेंटली 140 के ऊपर वो डाल सकते हैं, और एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देखा जा रहा है कि आज जब शामी या बुमराह जब अनुपस्थित रहेंगे और कहीं जरूरत पड़े तो राणा के पास में इतना अनुभव हो जाए कि वो खेल सके। तो राणा का मुझे नहीं लगता कि अभी इस स्पर्धा में बहुत ज्यादा भूमिका रहेगी। हाँ, जरूर है शुरू में 3-4 ओवर डालेंगे, अगर उसमें उन्होंने विकेट दे दी तो वो बोनस रहेंगे। लेकिन अभी जो टूर्नामेंट में हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो पूरी स्पिनरों के और जो है उनके ऊपर ही रहेगी, और जो हम यही उम्मीद करेंगे कि जो स्पिनर है हमारे वही हमें विकेट निकाल के दे। और जहाँ तक पेसर्स हैं वो जो अगर बोनस विकेट देते हैं और डेथ ओवर्स में अच्छे ओवर्स डाल लेते हैं तो ये हमारे लिए बोनस होगा। निश्चित रूप से मनोज जी, इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप की चलिए बात कर लेते हैं। 7वें नंबर तक या फिर 8वें नंबर तक मेरे ख्याल से इंडियन बैटिंग लाइनअप जाता है। रोहित शर्मा से लेके गिल, कोहली, श्रेयस अय्यर, के राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा तक, अक्षर पटेल भी ठीक ठाक खेल लेते हैं। तो इंडियन बैटिंग लाइनअप इतनी मजबूत है आज के टाइम पे, कह सकते हैं कि अगर ऊपर के 3 बैट्समैन आउट हो भी गए तो लास्ट के 4 वो पूरा का पूरा मैच निकाल के ले जाते हैं। मेरे ख्याल से बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि आप इतने लंबे और एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप का कैसे सामना करेंगे। इसी तौर से उसमें आप हर्षित राणा का नाम भी जोड़ लीजिए, क्योंकि उन्होंने भी बल्लेबाजी अच्छी करते हैं वो, और इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने दिखाया भी था ये हमको। तो केवल अगर मोहम्मद शमी को छोड़ दिया जाए तो बाकी हम देखते हैं कि 9वें नंबर तक हमारे पास बल्लेबाजी क्रम है।
लेकिन अगर किसी भी चेस के समय अगर आपको 9वें नंबर तक के बल्लेबाज आपका अगर मैदान में उतरता है तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर मैच हारने का खतरा मंडरा गया है। तो जाहिर सी बात है जो टीम का टॉप बल्लेबाजी ऑर्डर है, तो अगर चौथे, पांचवें, छठे विकेट तक ही अगर आप जीत करते हैं, चेस करते हैं, और खास तौर से देखना होगा कि स्कोर बोर्ड कितने का, 250 से ऊपर होता है, 300 होता है या 250 से कम होता है। तो अगर 250 के आसपास रखता है तो मुझे लगता है कि भारत को फिर 4 या 5 ओवर, 4-5 विकेट के अंदर ही अंदर जीत हासिल कर लेना चाहिए। क्योंकि शुभमन ने जिस प्रकार का खेल दिखाया इंग्लैंड के खिलाफ, हमने देखा लगातार अच्छा परफॉर्म रहा उनका। राहुल ने भी तीनों मैच में अच्छा खेले हैं। श्रेयस अय्यर की खास तौर से बात करें तो तीनों मैच में उन्होंने लगातार अच्छी बल्लेबाजी की है। विराट कोहली ने ठीक ठाक 1-2 मैच खेले हैं, रोहित ने भी एक शतक लगाया है, लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए ओपनिंग पार्टनरशिप है बैट्समैन बल्लेबाजी की, अगर रोहित अपने रिदम में रहे तो मुझे लगता है कि वो पहले 10 ओवर में ही भारत ये बता देगा कि मैच का रुख किस तरफ होने वाला है। लेकिन वो पूरा डिपेंड करेगा कि रोहित किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं और वो कितने ओवर तक टिकते हैं। ओपनिंग अगर हमको अच्छी मिल गई है, अगर 100 रन की पार्टनरशिप आसपास हो जाती है, 75-100 की, तो फिर भारत के लिए मैच जीतना बहुत आसान हो जाएगा। निश्चित रूप से। चलिए अब समय आ चुका है इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया का पहला मुकाबला दुबई स्टेडियम में। उम्मीद की जा रही है कि बेहद रोमांचक होगा ये मुकाबला। आप भी इंजॉय कीजिए क्रिकेट के इस महासंग्राम को और साथ ही साथ देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।